नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को ध्यान में रख के बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। टॉपिक नंबर यहाँ पे सेकंड होगा, जिसका नाम है भौतिक विभाजन। इस भौतिक विभाजन को कई सारे सब टॉपिक में बांटा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 सब टॉपिक है। इसमें टोटल अगर प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 220 प्लस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे मेरा क्या रोल है, देखिए इस घटना चक्र को कराने में यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो भरा हुआ है, लेकिन मेरा जो रोल है बिल्कुल ही डिफरेंट वे में यहाँ पे है। बाकी जो अन्य यूट्यूब में आपको कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 220 के 20 प्रश्नों को यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाने में यकीन नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा मानना है कि एक एक प्रश्न पे काम किया जाए, मेहनत किया जाए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। और जैसे मैं बोलता हूँ, आप यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे ध्यान देंगे, अगर कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे तो फैक्ट लंबे समय तक जा नहीं पाएगा, एग्ज़ाम तक फिर पहुँच नहीं पाएगी, समस्या होगी ही होगी। मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कंसेप्चुअल वे में, चूँकि मैं रटाने में बहुत अधिक यकीन नहीं करता हूँ, समय लगता है इस पूरे प्रक्रिया में। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के साथ तो आपको समय देना पड़ेगा, और मैं बार बार यही बोलता हूँ, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। फाइनली हमारा प्रयास और आपका मेहनत ही सफलता के शिखर तक यहाँ पे पहुँचा पाएगा, और इसके लिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, और ये सिस्टमेटिक ढंग है, जैसे कि पूरा ये जो 10 जो आप टॉपिक देख रहे हैं, सब टॉपिक देख रहे हैं, सबको मैंने एक दूसरे से को रिलेट करने का प्रयास किया है, लिंक करने का प्रयास किया है। सपोज करिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पे, तो आपको हिमालय के बारे में जानना ही होगा। अब हिमालय के बारे में जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, हिमालय के फॉर्मेशन से लेके जो भी उसका रेंज है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, कौन रेंज कहाँ है, अब ये यहाँ पे रटेंगे कभी नहीं रटा पाएगा। रटने वाला चीज़ें है ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा, और जब समझना पड़ेगा तो फिर यहीं से वो सारी चीज़ें आगे चल के डिफाइंड होगी। कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, कहाँ कहाँ घाटियाँ हैं, कहाँ कहाँ दर्रे हैं, हिमरेखा और हिमनद है, पठार। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि मैं जिस वे में करा रहा हूँ, आप उसी वे में सिस्टमेटिक ढंग से आप करते चले, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। और एक एक प्रश्न को आप करते चले, चूँकि अगर एक सपोज करिए एक प्रश्न संख्या अगर 1 है, अगर यहाँ पे मैंने पूरे हिमालय के बारे में आपको बता दिया, इसके फॉर्मेशन से लोग जो भी यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना है उसको मैंने एक ही प्रश्न के अंदर बता दिया, तो आपको आगे चल के समय बच जाएगा। आगे चल के हो सकता है कि आपके एक क्वेश्चन के डायमेंशन से हो सकता है कि आगे आपको 10 सवाल 15 सवाल, एक होता है ना वन टाइम देख के आप ऐसे टिक करते चलेंगे। तो ये होता है पढ़ने का सही अप्रोच और पढ़ाने का सही अप्रोच, जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो अपना सपोर्ट आप लोग बिल्कुल बनाए रखें। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप लोग करते रहें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखते हैं आज नीचे हम लोग कितना आ पाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। पहला जो प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट से हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। अब खुद यहाँ पे रियलाइज़ कीजिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है कि नहीं है। वर्षा हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ती है यहाँ पे, भले ही नदियों का जल स्तर कम हो जाए खासकर गर्मी के दिनों में, लेकिन फिर भी पानी का बहाव कम ही रहेगा, जल स्तर का यहाँ पे कम ही रहेगा, लेकिन वो नदियाँ बहती रहती है। इसका मतलब कि सतत है, यहाँ पे सालों भर बहने वाली है। कारण कह रहा है यहाँ पे कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये तो सही बात है, खासकर बरसात के दिनों में हमें देखने के लिए मिलती है। किसी दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आके जो हिमालय क्षेत्रों में वर्षा होती है, खासकर हिमालय के तराई क्षेत्र हो गया, शिवालिक या फिर लघु हिमालय के क्षेत्रों में जो भी वहाँ पे वर्षा होती है, उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है कि बरसात के दिनों में नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कारण में कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, इसीलिए सभी नदियाँ क्या है, सतत वाहिनी है। तो क्या ये कारण सही प्रतीत होता है? खुद सोच के देखिए, ये कारण बिल्कुल सही प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए और आर
दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ पे आप लोग मानसून को समझने का प्रयास कीजिए और इस मानसून के रोल में हिमालय को भी यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि हिमालय किस तरीके से एक प्रहरी के रूप में, जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चों की रखवाली करता है, ठीक वैसे ही देखेंगे तो हिमालय भी भारत का प्रहरी के रूप में काम करता है और पिता का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए हिमालय को ठीक है बाप का भी दर्जा दिया जाता है। थोड़ा समझने का आप लोग यहाँ पे प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे इस भारत के मैप को, अब देखेंगे तो लगभग एक आइडियल कंडीशन होती है भारत में मानसून का पहुँचने का। जब मेडागास्कर से हवाएं जब घूम के यहाँ पे आती है मानसूनी हवाएं, तो पूरे के पूरे अरब सागर से बहुत सारा जो मॉइस्चर यहाँ पे लेके आती है। अब ये मॉइस्चर देखिए, जो नमी की जो मात्रा होती है, बस थोड़ा सा अगर इनको ढलान मिल जाए तो ये आसानी से वर्षा करा सकती है। जैसे कि यह आग टकराएगी कहाँ पे, पश्चिमी घाट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है इसी को यहाँ पे इधर बोला जाता है देखा जाए, ठीक है। तो एक शॉर्टली तरह पे ले लीजिए, ठीक है, मलाबार, और ये वाला है यहाँ पे हो जाएगा कोरोबंडल। हालांकि माइक्रो लेवल पे भी इसका नाम है, लेकिन बस अभी मानसून पे आप लोग फोकस कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप दक्षिण से जब इधर प्रायद्वीपीय भारत के तरफ, इधर जब उत्तर की तरफ आएंगे तो इधर जो पहाड़ों की जो ऊंचाई है, पहाड़ों की ऊंचाई में क्या आएगी, कमी आएगी। ध्यान दीजिएगा, इधर बहुत सारा जो पर्वत है, जैसे कि ठीक है कार्डमम हिल्स है, अन्नामुदी हिल्स है, इधर जाएंगे तो फिर जो पहाड़ों की जो ऊंचाई में उसकी चोटियों में ज़रूर आपको कमी नज़र आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखिए मानसून जब इन पहाड़ों से जब टकराती है तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा कराती है, लेकिन ये जो इलाका है पश्चिमी घाट का पूर्वी इलाका है, बिल्कुल वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। वर्षा यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में नहीं हो पाती है, तो आपको समझना है। अब यही हवाएं पहाड़ों से टकरा के, चूँकि उस बार तो जाएगी नहीं, कहीं कहीं दर्रा है, घुस के हो सकता है कि पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट के हो सकता है कि पूर्वी भागों में कहीं कहीं वर्षा करा दे, लेकिन अमूमन ऐसा बहुत ही कम ही दर्रा देखने के लिए मिलेगी। और फिर यही मानसूनी हवा एकदम ध्यान से देखते चलिए जाएगी और सीधे टकराएगी इधर जो एक खंभात की खाड़ी है, और खंभात की खाड़ी के पास आपको पता है कि दो नदियाँ गिरती है। एक तो विंध्यान रेंज वाली हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी, एक इधर यहाँ पे सतपुड़ा रेंज वाली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ताप्ती नदी। तो अब देखेंगे तो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के जो भी अपवाह क्षेत्र है, इससे ये होते हुए ये अंदर के तरफ इधर महाराष्ट्र हो गया या फिर मध्य प्रदेश के अंदर के तरफ घुस के यहाँ पे जाके वर्षा कराएगी। तो इसीलिए देखते होंगे उज्जैन हो गया, इधर भोपाल हो गया, अच्छी खासी वर्षा यहाँ देखने के लिए मिलती है। इसकी एक शाखा है यहाँ पे, ये जो गुजरात का जो काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, चूँकि काठियावाड़ का क्षेत्र देखिए पठारी वाला लगभग इलाका है, इसकी ऊँचाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में जाके गुजरात की काठियावाड़ में अच्छी खासी वर्षा कराएगी और सीधे गुजरात की काठियावाड़ों को ये क्रॉस करके ये चली जाएगी इधर अरावली के क्षेत्रों की तरफ। अब अरावली से जाके यही जो मानसूनी जो शाखाएं है दो भागों में बट जाएगी, एक इधर और एक इधर। इधर तो पूरा आपको थार डेजर्ट है, लेकिन इधर आपको इंदिरा कैनाल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इंदिरा नहर वगैरह। अब इसकी एक शाखाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे हमने समझा, यहाँ पे लगभग एक शाखाएँ हो गया, एक शाखाएँ हो गया। अब इसकी जो एक शाखाएँ, एक जो ब्रांचेज है इधर से आएगी, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे श्रीलंका, इधर से ही यहाँ पे क्रॉस करेगी और यहाँ पे सपोज करिए पूरी की पूरी यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कौन सी रेखा है यहाँ पे। अब इधर से मानसून देखेंगे इधर, तो इधर कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, इधर कृष्णा नदी का, इधर गोदावरी नदी का एकदम आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चाहती तो है कि खाली जगहों की तरफ हम घूम जाए, लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी संरचना बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट टाइप का है, तो यहाँ पे हवाई इसके पैरेलल यहाँ पे चलने लगती है। लेकिन जैसे ही उड़ीसा की तरफ पहुँचती है, यहाँ से महानदी की तरफ घुसने का इसको मौका मिल जाता है। उड़ीसा में महानदी का जो अपवाह क्षेत्र है भारी वर्षा कराएगी, धान का कटोरा भी बोला जाता है उन सारे क्षेत्रों को, समझते हुए चलना है। अब ये देखिए हवाई मानसूनी हवाई ढेर सारा मॉइस्चर लेके बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे ये जाएगी सीधे बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में मैंने बताया था कि पूरा का पूरा ये मैदानी इलाका है और इन मैदानी इलाकों में बहुत अधिक वर्षा नहीं कराती है मानसूनी हवाएं, सीधे आकर टकराएगी ये जो मेघालय का जो प्लेट्यू है, गारो, खासी, जयंतिया,
कार्बी एंगलोंग के पठारों से टकराएगी और यहाँ भारी मात्रा में वर्षा कराएगी। ये हवाएं जाती है, निकलना तो चाहती है म्यांमार की तरफ, लेकिन इधर है अराकोना की पहाड़ियाँ है, ऊंचाई अधिक है यहाँ पे और उसको पास करने नहीं देती है। और ऊपर से यहाँ पे जो इलाका है पूरा पूरा दुर्गम इलाका है, इतने सारे वन, ठीक है, इसके अलावा पर्वत पठार सब है यहाँ पे, तो इन्हीं सारे क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब ये जो मानसूनी हवा है यहाँ पे समझिए, एक शाखा तो इसकी महानदी से होकर पुनः जाके इधर मिल जाएगी। लगभग देखेंगे जो ये वाला जो नर्मदा जो ताप्ती वाला जो क्षेत्र था जहाँ से एंट्री की हुई थी, एक मानसून की शाखा है। अब यहाँ से जैसे हम लोग बात करें ग्रेटर हिमालय की, तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो म्यांमार का जो इलाका है, एकदम ध्यान से समझिए, आगे कई सारे प्रश्न इससे सही हो जाएंगे। म्यांमार का जो प्लेट्यू है हिमालय को इधर आगे बढ़ने नहीं देता है, और यहीं से देखेंगे तो हिमालय का जो एक भाग है ऐसे सिंटेक्सियल बैंड जिसको बोला जाता है मुड़ गया है इधर, और इधर देखेंगे, ठीक है, पटकाई बूम वगैरह पूरा पूरा, ठीक है, एक जो अच्छा खासा जो हिमालयन पर्वत का प्रसार हुआ है ये मुड़ा हुआ है। तो इधर इसकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन है यहाँ पे। तो इसी इंडेक्सियल बैंड से टकरा के पूरा का पूरा जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में भयंकर वर्षा कराएगी, 300 से 400 सेंटीमीटर के बीच कराएगी, और पुनः ये वापस आएगी इस इंडेक्सियल बैंड से। अब सोचिए यही है हिमालय, अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होती तो सीधे ही मानसून निकल के कहाँ चला जाता, इधर चाइना में चला जाता। और ये जो देख रहे हैं बिहार और यूपी का जो क्षेत्र है, इतना मैदानी जो इलाका है, सिर्फ गंगा नदी के भरोसे ही होता। समस्या होती इधर, सूखा की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती, लेकिन नहीं, यही है हिमालय। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अब जो लौट के सिंटेक्सियल बैंड से इसकी शाखाएं आएगी, इधर बिहार यूपी के क्षेत्रों की तरफ आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी से भारी मात्रा में मॉइस्चर लेगी, गंगा नदी से भारी मात्रा में मॉइस्चर लेगी, कई सारी सहायक नदियाँ हैं वहाँ से मॉइस्चर लेगी। और जैसे यहाँ पे पश्चिमी तटों में जैसे वर्षा करा रही थी रगड़ते हुए, वैसे ही यहाँ पे हिमालय को रगड़ते हुए मानसून यहाँ पे जाएगी। लेकिन अब हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है, यहाँ पे एवरेज ऊंचाई की बात करें यहाँ पे तो शिवालिक हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है लगभग आपको 900 से 1100 मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग आपको मोटे मतलब अनुमान के तौर पे देखा जाए तो लगभग आपको 3500 से 4500 मीटर के आसपास दिखाई देगी। वहीं अगर हम लोग बृहद हिमालय की बात करें तो उसकी जो ऊंचाई एवरेज ऊंचाई लगभग आपको 6000 मीटर के आसपास है। अब 6000 मीटर तक तो हवाएं उतनी ऊपर नहीं जाएगी। सोचिए एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, लगभग देखा जाए ध्रुवों में 8 किलोमीटर ही है, यहाँ पे 8 किलोमीटर ही है। हालांकि इधर विषुवत रेखा की तरफ थोड़ी ऊंचाई बढ़ेगी तो यहाँ पे आपको 10 से 12 किलोमीटर होगा। अब इतनी ऊंचाई में तो जाके वर्षा नहीं कराएगी, इतने ऊंचे तक ये मानसूनों में इतनी भी जान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं कहना यही चाहता हूँ कि शिवालिक और मध्य हिमालय जो भी तराई क्षेत्र इधर भयंकर वर्षा कराएगी बिहार और यूपी के क्षेत्रों में। और कई सारी नदियाँ भी इधर देखते होंगे, कोसी नदी है, कमला नदी है, बूढ़ी गंडक है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखा जाए तो रामगंगा, बहुत सारी नदियाँ इधर, ठीक है। तो अब ये जाएगी ये शाखाएँ और जाके पुनः किससे मिलेगी, ये वाली जो ब्रांचेस था ये अरावली वाली 2 ब्रांचों से ऊपर जाकर दिल्ली के आसपास पंजाब के आसपास से मिलेगी। और ये जो महानदी वाली जो शाखाएँ थी ये इससे मिलने के बाद पुनः देखेंगे तो ये जो इलाका है यहाँ पे बनारस इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पे गरज क्यों होती है इतने ज़्यादा मात्रा में देखा जाए वहाँ पे, ठीक है। तो जो बिजली गिरती है कारण यही है ना, यहाँ पे डिफरेंट हवाएँ का मॉइस्चर अलग है, वेग यहाँ पे जो अलग है, इंटेंसिटी उसकी अलग है, टकराने के बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है देखेंगे बड़े मात्रा में इधर बिहार में, दक्षिण बिहार में, इधर जो इलाका है ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है। खासकर बरसात के दिनों में बिजली की गिरने से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो आई होप इतना सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय से रिलेटेड जो भी यहाँ पे बरसाती नदियाँ है कह सकते हैं, सदानीरा जो नदियाँ है यहाँ पे सहायक नदियाँ पूछ लेती है। जैसे सहायक नदियों की बात करें यहाँ पे तो आप लोग देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, जैसे इधर घाघरा है, गंडक है,
कोसी है, बीच में कमला है, उसी तरीके से इधर आएंगे तो ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे पूछा जाता है लेफ्ट साइड से कौन मिलती है और राइट साइड से कौन मिलती है। यहाँ पे मैं बहुत अधिक फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब रिवर वाले टॉपिक हम लोग देखेंगे तो एक एक रिवर का मैं प्रवाह क्षेत्र पूरा डिटेल तरीके से आपको बताऊँगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। देखिए बिल्कुल रिपीट हो रहा है कि नहीं है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। अब हिमालयों में स्थित है इसीलिए सतत वाहिनी, अभी मैंने आपको बताया भी हुआ था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए और आर सही है, लेकिन आर ए सही की पुष्टि करता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में खासकर देखेंगे जब मानसून वगैरह जब नहीं आया होता है तभी भी हिमालय नदियों में यहाँ पे लगभग आपको पानी का लेवल कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दिखाई जरूर देगा। तो कारण यही है कि जो भी हिमालय की लगभग 6000-7000 जो भी मीटर ऊंचाई में जो भी बर्फ़ जमा हुआ है, तो गर्मी के दिनों में बड़ी मात्रा में मेल्ट होता है और धीरे धीरे वो आके नदियों के माध्यम से नीचे आती है। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी यहाँ पे कौन है? तो देखिए प्राचीनतम जो श्रेणी है ये है यहाँ पे बृहद हिमालय श्रेणी, लेकिन अगर इसमें अगर ट्रांस हिमालय होता तो करेक्ट उत्तर हो जाता है यहाँ पे ट्रांस हिमालय श्रेणी। अब हिमालय की संरचना आ गया, तो यहाँ पे पूरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ हिमालय की संरचना के बारे में। बिल्कुल फुल्ली कॉन्सनट्रेट रहिए, आप लोगों को भी रियलाइज होगा कि इस तरीके से आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए हिमालय की संरचना को लेके। देखिए जैसे आपको पता है कि जो भारतीय जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेट है, ये किस तरीके से मूव कर रही है? मूव कर रही है यहाँ पे देखा जाए तो इसका एक डायरेक्शन है इधर, ये मूव कर रही है इधर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और पूरब की तरफ। लेकिन दूसरे तरफ देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में इसे आपको घूमते हुए भी दिखाई देगी, ऐसे घूमते हुए भी दिखाई देगी। और यही कारण है जब यहाँ पे जब टकराया हुआ है यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि एक तरफ है यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट जो कि महाद्वीपीय प्लेट है, कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और दूसरी तरफ ये भी इधर टकराई है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहाँ पे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसके वजह से टकराव होने की वजह से जो भी महाद्वीपीय टकराव हुआ है और तब जाके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले आपको कई सारी संरचनाओं को समझना होगा। जैसे नंबर 1 यहाँ पे बात करें तो पहला तो देखिए यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत का है, नंबर 1 सबसे पहले जो बना हुआ है यही है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जियोलॉजिकल कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो फिर वहीं जहाँ चला जाएगा है प्री कैम्ब्रियन एरा के आसपास, पैलियोजाइक एरा के आसपास चला जाएगा। नंबर यहाँ पे सेकेंड हम लोग बात करें, आपको ध्यान से देखते चलना है। नंबर सेकेंड में बात करेंगे यहाँ पे तो ये होगा यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ध्यान से देखते चलिए, जो ट्रांस हिमालय है जिसकी लंबाई बृहद हिमालय के जितना तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी इसकी ऊंचाई है। इसकी भी एवरेज ऊंचाई माना जाता है कि लगभग 6000 मीटर के आसपास है। जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, ठीक है, तिब्बत प्लेटू भी जिसे बोला जाता है, तो सेकेंड नंबर पे हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो यहाँ पे हिमालय की जो संरचना है, इधर नंगा पर्वत से लेके, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर नमचा बरवा तक आपको देखने के लिए मिलेगी। ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे इसका पूरी तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। और चौथे नंबर पे जो फॉर्मेशन हुआ इधर पूरा देखा जाए आसाम से लेके इधर राजस्थान पंजाब तक का जो भी मैदानी इलाका बना हुआ है, ये चौथे नंबर पे है। तो कितने बारे कभी कभी क्रम पूछ देता है जो कि आपको याद रखने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो पूरी तरीके से आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी की बात करते हैं, थोड़ा समझने का यहाँ पे बात करते हैं। देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो जर्मन वैज्ञानिक था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, उसके द्वारा यहाँ पे महाद्वीपीय सिद्धांत को दिया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को यहाँ पे दिया गया था, जिसमें सिंपल सा बताया गया था कि ये पूरा पृथ्वी में अगर देखा जाए, ठीक है, मेरे ख्याल से इधर मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए
वैगनर ने यही बताया हुआ था ये कि ये पूरा का पूरा ये जो पृथ्वी है इसमें बीच में यहाँ पे एक बड़ा जो स्थल क्षेत्र था एक ही था जिसको यहाँ पे पैंजिया बोला गया, और इसके चारों ओर यहाँ पे क्या बोला गया, इसको बोला गया समुद्र जो था इसको बोला पैथालसा बोला गया। आगे चल के इस पैंजिया का टूटन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा और बीच में यहाँ पे एक टेथिस सागर, एक सागर यहाँ पे बह जाएगा। एक जो क्षेत्र इसको बोला जाएगा यहाँ पे गोंडवाना लेन, ऊपर का क्षेत्र इसको बोला जाएगा अंगारा लेन। और कालांतर में दोनों ही प्लेटें टूट के देखा जाए तो इधर उधर फैल जाती है, जैसे कि एक प्लेट पश्चिम की तरफ आ जाती है, एक तरफ पूरब की तरफ, बीच में यहाँ पे अटलांटिक ओशियन का निर्माण हो जाता है। अब यही आपको समझना है कि जब प्लेटें इधर उधर यहाँ पे बिखर रही होती है तो फाइनली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं गोंडवाना लाइन की, इसी में है यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन कह सकते हैं कि प्लेट है, ठीक है, लगभग उसी से टूट के अलग हुआ है जिसका नाम है एक इंडियन प्लेट। ध्यान रखिएगा जिसका नाम है एक इंडियन प्लेट। मेडागास्कर है, इसके अलावा अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंटल है वो सब प्लेट है यहाँ पे टूट के अलग हुआ है। अब इंडियन जो प्लेट है तेज़ी से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ गया तो टेथिस सागर का संकुचन हो गया, जिसकी वजह से माना जाता है वेगनर के अनुसार कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये बहुत अधिक जो सही कह सकते हैं या फिर प्रमाणिक जो थ्योरी है इसको माना नहीं जाता है। और इसीलिए देखेंगे यहाँ पे आगे चल के जो थ्योरी आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का थ्योरी यहाँ पे दिया गया। बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जैसे कि आप लोगों ने हैरी हेस का नाम जरूर सुना होगा। हैरी हेस, आगे चल के देखा जाए यहाँ पे तो टूजो विल्सन है यहाँ पे, कनाडाई टूजो विल्सन। आगे चल के और देखेंगे यहाँ पे जो और इम्प्रूव होते गया तो इसमें पार्कर और मैकेंजी का नाम आएगा, और मैकेंजी ने आगे इसी चीज़ को और अधिक यहाँ पे इलोब्रेट किया। ध्यान रखिएगा जिसका पूरा नाम है यहाँ पे WJ, ठीक है, WJ मैकेंजी के बाद आएगा मॉर्गन करके आएगा, ठीक है, मॉर्गन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैकेंजी अलग है, मॉर्गन अलग है, तो मॉर्गन आएगा और इसी को और अधिक विस्तृत रूप में यहाँ पे इलोब्रेट करेगा। अब यहाँ से जो थ्योरी जो दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, अब उसी से हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे यही है इंडियन प्लेट, देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन प्लेट। देखिए यहाँ पे तेज़ी से इधर उत्तर पूर्व की तरफ तो मूव कर रही है, लेकिन इधर आते थे देख पा रहे हैं ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देख पा रहे हैं यहाँ पे इधर ऐसे घूमते हुए आपको दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से इस तरीके से टकराई हुई है। बिल्कुल यही है, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। अब यही है, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये है इंडियन प्लेट और ये है टेथिस सागर बीच में, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है टेथिस सागर और ये है इधर कह सकते हैं कि जो यूरेशियाई जो प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट का जो आगे जो भाग था, जैसे कि ठीक है तिब्बत प्लेट के भी नाम से जाना जाता था। अब आपको समझना है कि जब ये इंडियन प्लेटें जब आगे की तरफ यहाँ पे मूव कर रही है तो इस टेथिस सागर का संकुचन होगा कि नहीं होगा। अब टेथिस सागर का संकुचन यहाँ पे होगा तो यही आपको समझना है कि ये सागर है यहाँ पे, और आपको पता है कि सागर वाला जो संरचना है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा ये बेसाल्ट चट्टान है और बेसाल्ट चट्टान की डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए जब ये इंडियन प्लेट इसको यहाँ पे ढकेल रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि टेथिस सागर को जब ढकेल रहा है तो अब इधर भी क्या है, इधर भी नॉर्मल यहाँ पे कह सकते हैं कि लैंड ही है, यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब इसका डेंसिटी अधिक होने के कारण, चूँकि बसाल्ट चट्टान है, ये नीचे जाएगी, एकदम ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, नीचे जाएगी और सर्वप्रथम यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मैग्मा वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, चूँकि बहुत अधिक है, प्लेटें नहीं जाती है, ओशियनिक क्रस्ट है, डेंसिटी अधिक है, फिर भी ये बहुत अधिक नहीं जाती है नीचे। हालांकि मैग्मा वगैरह के फॉर्मेशन से ये माना जाता है यहाँ पे कि ढेर सारा इधर पहाड़ी संरचना का निर्माण हो गया और इसी पहाड़ी संरचना को यहाँ पे बोला जाता है ट्रांस हिमालय।
देखिए, हिमालय का स्टडी करना बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट माना जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारा थ्योरी यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन फाइनली हमको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एकदम सिंपल सा, अब यहाँ पे जब ट्रांस हिमालय की यहाँ पे संरचना हो गई, अब धीरे धीरे टेथिस सागर का संकुचन हो रहा है। तो सपोज करिए सागर है, यहाँ पे नीचे जाएगी ये पानी, जब नीचे जाएगी तो नीचे की चीज़ों के पूरी तरीके से क्या करेगी, ठंडा करेगी, मेल्ट तो करेगी ही करेगी। उसके जो कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करने की कोशिश ज़रूर करेगी ही करेगी। लेकिन एक समय के बाद देखेंगे यहाँ पे, अब ये वाला भाग ऊपर जा रहा है मैग्मा बन के, तो इसका जो भी अपवाद है, मैंने अपवाद मतलब क्रस्ट कह लीजिए इसका, ठीक है, जो भी इसका जो क्रस्ट है या फिर जो भी इसका कह सकते हैं कि कचरा है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, डिपोजिशन की प्रक्रिया हो रही है, इधर से भी हो रही है, और इंडियन प्लेट्स जब इधर टकरा रही है तो यहाँ से भी हो रही है। बहुत सारा यहाँ पे सेडिमेंट कह सकते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पे अवसादी चट्टान बोला जाता है, ठीक है, अवसादीकरण के रूप में यहाँ पे जमा हो गया। अब यही जब जमा हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ ट्रांस हिमालय बन गया, और जब इसको ये ढकेला जाएगा पूरी तरीके से, जब ढकेला जाएगा तो ये जो भाग है यहाँ पे ये बनेगा यहाँ पे टेथिस हिमालय। ध्यान रखिएगा, ये बनेगा यहाँ पे टेथिस हिमालय, टेथिस हिमालय। तो इसीलिए देखेंगे ट्रांस हिमालय से जस्ट थोड़ा सा दक्षिण में टेथिस हिमालय है। हर जगह फॉल्ट जोन भी बन रहा है, भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जब यहाँ पे इंडियन प्लेट जब अंदर जाएगी, अब इंडियन प्लेट अंदर क्यों जा रही है समझ रहे हैं ना, तेज़ी से यहीं जा रहा है, तेज़ी से यहीं जा रहा है। और जैसे आपको पता होना चाहिए, एक भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भारी वस्तु अंदर जाएगी। लेकिन एक दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि अगर कोई बहुत मैंने कह सकते हैं कि भारी भरकम है यहाँ पे, और एक छोटा कोई वस्तु जिसकी गति काफ़ी तेज़ है, गति काफ़ी तेज़ है, जब इससे टकराएगी तो सीधे इसके क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और यही हुआ इंडियन प्लेटें के साथ। इंडियन प्लेट हल्की होने के बावजूद भी ये प्लेटें कहाँ चली गई, तो ये प्लेटें चली गई सीधे यूरेशियाई प्लेट के नीचे चली गई। अब खुद देखिए यहाँ पे हल्की प्लेटें हैं, बहुत अंदर नहीं गई है। अब इसके वजह से जो फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ यहाँ पे हिमालय पर्वत, यही है ग्रेट हिमालय। अब सपोज करिए कि एक बार जब हिमालय पर्वत का यहाँ पे निर्माण हो गया, ऑलरेडी इधर बना हुआ है टेथिस हिमालय, इधर ऑलरेडी यहाँ पे चट्टानों से बना हुआ है ट्रांस हिमालय। इसीलिए ट्रांस हिमालय किससे बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है, जो बहुत ही मजबूत है। लेकिन हिमालय क्या हो रहा है, नवनिर्मित यहाँ पे बन रहा है। अभी मैं टाइम पीरियड की मैं बात करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है यहाँ पे कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो गया बृहद हिमालय का, तो अब ये प्लेटें क्या है, भारतीय प्लेट यहाँ पे गतिमान है, भारतीय प्लेट यहाँ पे गतिमान है। एक बार जब उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, एक ऊंचाई के बाद सपोज करिए कि कोई इस तरह का पहाड़ टाइप का खड़ा हो गया। अब यहाँ से कोई अगर धक्का इसको लगा रहा है, धक्का यहाँ पे लगा रहा है, तो सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है, धक्का लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है फॉल्ट जोन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। या तो इसको तोड़ देगा या खुद अपने टूट जाएगा यहाँ पे। अब इतनी ऊंची प्लेटें, इधर से पूरा सपोर्ट है इसका, इधर से पूरा सपोर्ट है, ट्रांस हिमालय तक का पूरा पूरा सपोर्ट है, क्या इसको ढकेल पाएगा, ढकेल नहीं पाएगा। यही सबडक्ट होके, जिसको बोला जाता है प्लेटों का निक्षेपण होगा, अंदर जाएगा और पुनः एक यहाँ पे बृहद हिमालय के बाद से मध्य हिमालय का कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होगा। और मध्य हिमालय के बाद से देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो एक गड्ढा टाइप की आकृति बनेगा, चूँकि ये फिर से ढकेल रहा है। और इस गड्ढा टाइप की आकृति में आपको समझना है कि इधर, ठीक है, हम लोग कह लें कि अरब सागर वगैरह हो गया, वहाँ से भी उसमें पानी वगैरह का, तो एक मरीन जो इकोसिस्टम है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और तब जाके यहाँ पे फिर से जब ढकेलाव होगा, ठीक है, कंप्रेस्ड होगा यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे पुनः देखेंगे तो शिवालिक जो पहाड़ है, ठीक है, शिवालिक का यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसको अलग इमेज में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये है भारतीय प्लेट, ये है भारतीय प्लेट। अब भारतीय प्लेट क्या हो रही है यहाँ पे,
ये है टेथिस सागर, ये है टेथिस सागर, और इधर है यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट, भारी भरकम यूरेशियाई प्लेट। अब यही जो है टेथिस सागर का, जब भारतीय प्लेट इधर फोर्स लगा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे पीछे मैंने आपको जो इमेज दिखाया हुआ था, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेनोस्फीयर भी है नीचे। अब स्टेनोस्फीयर मतलब क्या है, सेमी लिक्विड है, यहाँ पे चिपचिपा टाइप का कह सकते हैं, ठीक है, मतलब च्युइंगम टाइप का यहाँ पे। तो माना जाता है कि इसी स्टेनोस्फीयर के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, तैर रहा है, यहाँ पे टिका हुआ है, यही एक्टिविटी होता है यहाँ पे। अब इसमें कोई हलचल होगा स्टेनोस्फीयर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर की चीज़ में क्या होगा, हल्की यहाँ पे हलचल यहाँ पे होगा ही होगा। और यही तो हो रहा है ना कि जब ये प्लेटें जितनी अंदर जाएगी, भारतीय प्लेटें जितनी अंदर जाएगी, स्टेनोस्फीयर जो जेली टाइप का यहाँ पे, इसको जब हिलाएगी डुलाएगी तो खुद ये क्या होगा, ये हिलेगा डुलेगा, तो ऊपर भी तो सब हिलेगा डुलेगा यहाँ पे, जिसके वजह से भूकंप क्या होता है, आते रहता है। लेकिन ये प्लेट बहुत अधिक नीचे नहीं गया है, मैग्मा लावा तक यहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है। अदरवाइज हिमालय में भी क्या आने लगेगा, भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी यहाँ पे आने लग जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यही है यूरेशियाई प्लेट। अब देखेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे जब टेथिस सागर का संकुचन हुआ तो टेथिस सागर वाली जो बसाल्ट चट्टान वाली जो प्लेटें थी, बसाल्ट चट्टान वाली प्लेटें थी, नीचे चला गया। और बसाल्ट चट्टान की डेंसिटी अधिक है, स्वाभाविक सी बात है कि वो अधिक गर्त तक जाएगी, अधिक गहराई तक जाएगी, मैग्मा वगैरह निकला यहाँ से। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो गया इसी को बोला गया यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब आपको यही समझना है कि ट्रांस हिमालय का जब फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो पूरा पूरा देखिए बहुत सारा जो होता है ना कचरा, मैंने एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ढेर सारा यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोज यहाँ पे कह सकते हैं कि होने लगा। टेथिस सागर में इधर प्लेटें आ रही है जा रही है, इधर कचरा पूरी तरीके से इकट्ठा हो रहा है। अब ये पूरी तरीके से भारतीय प्लेट क्या है, गतिमान है। तो अब इसके जगह ये जो सेडिमेंटेशन कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा जो जमा हो गया है, इससे क्या यहाँ पे बन रहा है, तो इसका नाम दिया गया यहाँ पे टेथिस हिमालय, टेथिस हिमालय इसको यहाँ पे बोला गया। अब पूरी तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो टेथिस सागर का यहाँ पे संकुचन हो गया। अब बारी थी भारतीय प्लेट की। मैंने बताया कि भारतीय प्लेट अधिक प्रवाहमान गतिमान होने की वजह से भी भारतीय प्लेट अंदर चली गई, और इसकी जगह यहाँ पे क्या निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का, बृहद हिमालय का यहाँ पे निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। खुद सोचिए, बृहद हिमालय का जब निर्माण हुआ, टेथिस हिमालय बना हुआ, तो बीच में फॉल्ट जोन होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। ठीक वैसे ही अब देखिए फोर्स यहाँ पे लग ही रहा है, प्लेटों का पूरा कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेस्ड यहाँ पे हो ही रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है ना फोर्स, यहाँ पे इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है यहाँ पे। तो इसमें भारतीय प्लेटें अंदर जा रही है, फिर यहाँ पे फॉल्ट एक जोन बनेगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो फिर लघु हिमालय का निर्माण होगा, लघु हिमालय का निर्माण होगा। और फिर इसके नीचे देखेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक हिमालय का, शिवालिक हिमालय का। और जब शिवालिक हिमालय के निर्माण के पश्चात तभी ये भारतीय प्लेट रुकी नहीं है, तो बहुत सारा कह सकते हैं कि जो सेडिमेंटेशन की जो प्रक्रिया हुई है, जो भी ठीक है मतलब अवसादों का जो निक्षेपण हुआ है, यही बहुत सारा इसमें क्या हो गया, जम गया है, जम गया है, जम गया है, जम गया है। और जिसके वजह से क्या हो गया है, इतना बड़ा जो बिहार यूपी का जो मैदान बन गया है। लेकिन आपको समझना है कि यह मैदान क्या परमानेंटली रहेगा, हो सकता है कि मिलियन साल बाद ये मैदान क्या हो जाए, ये भी धंस जाए, अंदर चला जाए, यूरेशियाई प्लेट के नीचे चला जाए। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, वो तभी मिलियन साल लग जाता है ना उसमें। अभी हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब यहाँ पे दूसरे इमेज में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए किस तरीके से इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति को लेके। अब टाइम पीरियड एकदम ध्यान से देखते चलिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हिमालय की उत्पत्ति को लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माना जाता है, देखिए जो हिमालय है, दो हिमालय है। एक तो यहाँ पे देखा जाए पुराना वाला ओल्डेस्ट, और यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे नया वाला, नया वाला,
ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ है मतलब नहीं है। ये ओल्डेस्ट और एक है क्या है यहाँ पे, एक नया वाला है। तो यहाँ पे समझना है आपको कि पुराने वाला जो कि ट्रांस हिमालय की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये बना था यहाँ पे मेसोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा में। अब मेसोजोइक जो एरा है यहाँ पे उसमें बहुत सारा टाइम पीरियड होगा, उसमें एक टाइम पीरियड है यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो किसका निर्माण हुआ है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और जब ट्रांस हिमालय का निर्माण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ढलान है टेथिस सागर की तरफ है, तो वहीं से देखेंगे बहुत सारी नदियों का अपवाह क्षेत्र भी बना। अब वो कुछ नदियां हैं, जैसे कि हम लोग बात करें सिंधु नदी, सिंधु नदी, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सतलज नदी, काली नदी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे कुछ 3-4 नदियां हैं जो कि उसी ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्रों से ही उसी समय निकल गई थी जब हिमालय, बृहद हिमालय का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नया वाले जब हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो इसका जो एरा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। इस सेनोजोइक एरा में अब आपको समझना है कि बहुत सारा टाइम पीरियड भी होगा। जैसे कि नंबर 1 बात करें यहाँ पे पैलियोसीन, पैलियोसीन। सेकेंड में यहाँ पे हो जाएगा ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, ध्यान से समझते चलना है, ओलिगोसीन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मायोसीन, उसके बाद हो जाएगा प्लायोसीन, मायोसीन के बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लायोसीन। अब देखेंगे तो लगभग माना जाता है कि जो क्रिटेशियस जो पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड के लगभग लास्ट में यहाँ पे देखा जाए और पैलियोसीन के शुरुआत में, तो इसी समय यहाँ पे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है, बृहद हिमालय का यहीं पे निर्माण हुआ है। आज से देखा जाए तो माना जाता है कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले, एकदम ध्यान से देखते चलिए। और यहाँ पे ओलिगोसीन तक आते आते मध्य हिमालय का निर्माण होगा, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा लगभग 14 मिलियन वर्ष पहले, 14 मिलियन वर्ष पहले। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, लास्ट में यहाँ पे आते आते लगभग इस प्लायोसीन तक आते आते शिवालिक का निर्माण हुआ, जिसका टाइम पीरियड अगर वर्तमान में देखा जाए तो लगभग माना जाता है कि 5 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था। देख पा रहे सारा का सारा जो टाइम पीरियड मिलियन में चल रहा है। इतनी ये स्लो प्रोसेस है, अंदर क्या हलचल हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ऊपर क्या संरचना बन रहा है, ये मिलियन वर्ष यहाँ पे इस पे लग जाता है। तो इसीलिए मैदान का जाना तय है। देखिए बिहार और यूपी के मैदान का जाना तय है, लेकिन उसमें मिलियन साल लग जाएगा। यही आपको क्या करना है, समझने की यहाँ पे कोशिश करना है। इसी सेनोजोइक एरा को यहाँ पे तृतीय कल्प भी बोला जाता है, तृतीय कल्प भी यहाँ पे बोला जाता है, हिंदी नाम है इसका। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। प्रश्न यहाँ पे दे देगा कई तरह से कि बृहद हिमालय का निर्माण आज से कितने समय पहले हुआ था, मध्य हिमालय का कब हुआ था, शिवालिक का कब हुआ था। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कब कब हुआ था, एक बार आइडिया मिल जाएगा ना। यहाँ पे तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहले यहाँ पे किसका हुआ है, ट्रांस हिमालय का हुआ है। उसके बाद ट्रांस हिमालय कब हुआ है, मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तृतीय कल्प में अर्थात सेनोजोइक एरा के पैलियोसीन पीरियड में, या फिर कह सकते हैं क्रिटेशियस पीरियड का लगभग लास्ट और पैलियोसीन के प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक एरा में यहाँ पे क्या हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद यहाँ पे ओलिगोसीन में यहाँ पे मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है 14 मिलियन वर्ष पहले। और मायोसीन में यहाँ पे एक्टिविटी चलती ही रही है। प्लायोसीन में यहाँ के फिर स्पष्ट तरीके से शिवालिक पर्वत का यहाँ पे निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ। अब हिमालय की उत्पत्ति कई आधार पर की जाती है, जैसे कि क्रम विभाजन हो गया, प्रादेशिक हो गया, नदियों के आधार पे, मतलब नदियों के आधार पे हो गया उत्तर। ठीक, आगे हम लोग सब जानेंगे, जब बारी बारी से देखेंगे, नदी पढ़ेंगे तो फिर नदी के आधार पे भी हम लोग वहाँ पे डिवीजन कर लेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, पूरा यही है बृहद हिमालय,
मैंने बताया था, इधर नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। और ये है यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड, मैंने बोला था एक सिंटेक्सियल बैंड यहाँ है ईस्टर्न सिंटेक्सियल, और दूसरा आपको इधर काराकोरम की तरफ मिल जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न सिंटेक्सियल। अभी आपको समझाऊंगा मैं पूरा पूरा, आप लोग यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक चीज़ों को आप लोग देखते चलिए। अभी मैंने जितनी सारी बातें बताई सब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर वन यही है, देखा जाए तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के जस्ट आपको नीचे, आपको थोड़ी सी कम इसकी ऊंचाई है, बहुत अधिक नहीं है, जिसको बोला गया है यहाँ पे टेथिस हिमालय। और टेथिस हिमालय के फिर नीचे देखा जाए तो बड़ा एक बृहत्तर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है बृहद हिमालय, बहुत बड़ा बृहद हिमालय, ठीक है। मतलब इसी को अलग अलग बहुत सारा नाम है, सर्वोच्च हिमालय भी इसको बोला जाता है। सर्वोच्च हिमालय के साथ साथ महान हो गया, मुख्य हो गया, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, इसके अलावा ठीक है आंतरिक हिमालय, बहुत सारा नाम है, सब इसी को यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद हुआ है यहाँ पे मध्य हिमालय को देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। टूरिस्ट प्लेस जैसे कि इसमें बहुत सारा कह सकते हैं कि जो घूमने वाला जगह है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, ठीक है, डलहौजी है, बहुत सारे ऐसे जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके नीचे फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इधर शिवालिक हिमालय। अब यहाँ पे बीच में आपको हर जगह फॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, फॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। देखिए ये है ट्रांस हिमालय, फिर यहाँ पे छोटा सा जो बना हुआ है जिसका नाम है टेथिस हिमालय। फिर ऊपर यहाँ पे जो सबसे जो विशाल बना हुआ है इसको बोला गया बृहद हिमालय। उसके फिर थोड़ा सा कम ऊंचाई का हुआ है लघु हिमालय, और फिर उससे भी कम ऊंचाई का हुआ है इधर शिवालिक हिमालय। और बीच बीच में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे सब जगह यहाँ पे फॉल्ट बना हुआ है, इस फॉल्ट को यहाँ पे बोला जाता है ITSZ। इसका मतलब होता है इंडो सांगपो सेच्योर जोन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इंडो से हो जाएगा सिंधु रिवर, इंडस रिवर जो निकलती है यहीं से निकली हुई है, ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय के क्षेत्रों से। और मैंने बताया था सांगपो नदी जी जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी बोला जाता है, वो भी कहाँ से निकली हुई है, तो इसी, ठीक है, तिब्बत के पठार से, अर्थात जो ट्रांस हिमालय है वहाँ से निकली हुई है। तो नदियों के नाम पे ही यहाँ पे इसको रखा गया है। अब यहाँ पे जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो फॉल्ट यहाँ पे बना हुआ है इसको बोला जाता है MCT। इसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच यहाँ पे बना हुआ है MBF। इसको बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहाँ पे मैदानी इलाकों के बीच और शिवालिक हिमालय के बीच जो बना हुआ है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है HFF हिमालयन फ्रंटर फॉल्ट इसको यहाँ पे बोला जाता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब जो भी फॉल्ट पूछेगा आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये अभी पूरा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, फैला हुआ है। ये रटेंगे कभी नहीं रटाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश,
लगभग देखेंगे तो 2 राज्यों में, 2 जो भारत का जो टेरिटरी है, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में कुछ रेंज है, उस रेंज का नाम आपको ध्यान रखना है। मूलतः आपको अब 4-5 रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं। पहला तो है, ऊपर है यहाँ पे काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, ध्यान रखिएगा, काराकोरम रेंज। काराकोरम के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख के नीचे आएंगे तो मिल जाएगा जास्कर, जास्कर के नीचे हो जाएगा कैलाश, कैलाश, ठीक है। उसके बाद फिर शुरुआत हो जाएगा इधर जो देख रहे हैं टेथिस हिमालय, फिर कह सकते इधर बृहद हिमालय। मध्य हिमालय में आएंगे तो यहाँ पे आपको अमूमन, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा 2 रेंज, 2 रेंज आपको मध्य हिमालय में। एक तो इधर पीर पंजाल, पीर पंजाल एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। और पीर पंजाल के साथ साथ एक है यहाँ पे धौलधर रेंज, धौलधर रेंज। ये सब आपको मध्य हिमालय में देखने के लिए मिल जाएगी। शिवालिक में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यही जो काराकोरम देख रहे हैं, काराकोरम, जैसे कि यहाँ पे मैं मैप बना दूँ, भारत का मैप, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो भाग है काराकोरम जो रेंज है, ये है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर घूम जाता है। और ऊपर घूमने के बाद देखेंगे यहीं से, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप समझने के प्रयास कीजिए। देख पा रहे हैं यहीं पे बनाता है पामीर की ग्रंथि, देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसको संसार का छत बोला जाता है। यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े पहाड़ों का एक तरीके से संगम होता है। चपटा है ये, ठीक है, पठार है, इसीलिए इसको संसार की छत भी कहा जाता है। ये है काराकोरम रेंज। ये हिमालयन रेंज नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जाता है काराकोरम। इधर देखेंगे चाइना की तरफ से, तो इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे कुनलुन है, इसके अलावा तियान शान है, और इधर से हिंदुकुश, सब मिला के यहीं पे देखेंगे। यहाँ पे जस्ट ऊपर जो पीओके के ऊपर आपको यही है, ठीक है, वर्तमान में जो कह सकते हैं कि ताजिकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बड़ी मात्रा में। तो इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक बनी रहती है। अब आइए यहाँ पे कुछ हम लोग चोटियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये है पूरा पूरा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की शुरुआत होती है नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से, जो कि वर्तमान में है, ये मिल जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में पीओके की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी आपको। और इधर देखने के लिए मिल जाएगी आपको नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि चाइना इसी को लेकर, ठीक है, बहुत अधिक बार बार कह सकते हैं कि भारत को उकसाते रहता है, डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में इसको मानता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अब सीधे अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, एकदम ध्यान से देखते चलिए। कुछ मैं पहाड़ों को बना रहा हूँ, यहीं पे आपको क्लियर कर लेना है। इधर आएंगे उत्तराखंड के क्षेत्रों की तरफ, बृहद हिमालय में, तो इधर आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पहाड़ है, जैसे कि केदारनाथ, केदारनाथ के फिर नीचे आएंगे तो फिर इधर जो भी है, ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इधर कामेत, कामेत, फिर कामेत से नीचे आपको आना है तो फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी नंदा देवी। नीचे आ रहे हैं मतलब ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग, ठीक है, नीचे आ रहे हैं, मतलब दक्षिण की तरफ हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद से इधर आएंगे, इधर नेपाल के क्षेत्रों की तरफ, तो यहीं से शुरुआत हो जाता है, धौलाधारी बोलते हैं इसको, ठीक है, धौलाधारी भी कहीं कहीं लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के साथ साथ और भी पहाड़े हैं, जैसे कि गुरु, इसके अलावा गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर के अलावा और भी है यहाँ पे, जैसे कि देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मकालू, मकालू, और फिर फाइनली आएगा इधर कंचनजंगा, कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम और नेपाल से, ठीक है, मैच करती है, आपको मिलते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देगी।
अब इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पे मैं रेंज का पूरी तरीके से डिवीजन करने जा रहा हूँ। पूरा मैं यहाँ पे रेंज आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से हिमालय किस किस रेंज में पड़ता है। यहाँ से आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे इधर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, और फिर इसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगी इधर इधर देख रहे हैं यहाँ पे, और पीर पंजाल, और उसके बाद से नीचे फिर ठीक है धौलागिरी रेंज। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इधर से निकलती है इधर काराकोरम की तरफ से सिंधु नदी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सिंधु रिवर, सिंधु नदी। और लगभग इधर से ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी सतलज नदी, सतलुज नदी, सतलज नदी। और उत्तराखंड के क्षेत्रों की तरफ से इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगी लगभग आपको इधर है काली नदी, काली नदी। और इधर आपको सिक्किम के तरफ देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे एक नदी का नाम है जिसका नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। एकदम ध्यान से देखते चलिए। और इधर फिर फाइनली कौन सा नदी हो जाएगी, इधर ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। अब यहीं से पूरा देखिए चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। अब सिंध और सतलुज के बीच के जो हिमालय को जो बोला जाता है, जो पूरा रेंज ही एक तरीके से देखेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सब इसी रेंज में स्थित है। इसको यहाँ पे बोला जाता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और सतलुज से लेके काली नदी के बीच बोला जाता है इसको यहाँ पे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। अब जो भी यहाँ पे पर्वत चोटी दिया हुआ है, आसानी से आप देखिए पूछ देगा यहाँ पे कुमाऊं हिमालय दे देगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, पूछ देगा किस हिमालय में स्थित है। क्लियर है हमारा। वैसे ही यहाँ भी दे देगा K2, जैसे कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे K2 है, गसेरबूम वगैरह है सब, तो वहाँ पे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने रटना नहीं है, आपको हर तरीके से क्या करना है, समझना है। काली नदी, काली नदी से लेके यहाँ पे जो तीस्ता नदी है सिक्किम के, सॉरी जो हाँ मतलब सिक्किम का जो क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश करेगी इधर पश्चिम बंगाल होते बांग्लादेश में। ये जो पूरा जो एरिया है इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय इसको बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कंचनजंगा चूँकि सिक्किम में भी है थोड़ा सा एरिया और नेपाल में भी है, तो इसीलिए भारत की ऊंची चोटी में कंचनजंगा को भी रखा जाता है। अब यहाँ पे तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच को बोला जाता है असम हिमालय, क्योंकि असम का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें देखेंगे। और फिर नामचा बरवा के बाद से देखेंगे इधर तो आपको पूर्वांचल हिमालय भी बोला जाता है, पूर्वांचल हिमालय। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ पूर्वांचल हिमालय। अब मेजर देखिए कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट सब यहाँ पे आ गया है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं से कोई समस्या आपको नहीं आएगी, बस प्रश्न इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमते रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है गाडविन अस्टीन, गाडविन अस्टीन। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हिमालय के बाद जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी वाली कौन है, यहाँ पे गाडविन अस्टीन है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा भारत के संदर्भ में तो यहाँ पे गाडविन अस्टीन को बनाना है। लेकिन हिमालय में पूछेगा यहाँ पे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बृहद हिमालय में ये वाला है और एक किस में चला गया है, ट्रांस हिमालय में चला गया है। तो आपको समझना है ट्रांस हिमालय में चूँकि यहाँ पे बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये भी मैंने बताया था लगभग 6000 मीटर का ऊंचाई है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कह सकते हैं कि बड़े मात्रा में बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। नीचे पूरा चट्टानी वाला भाग है, तो वहाँ पे कुछ जो जलाशय मिला हुआ है देखेंगे तो ठीक है, उसमें सेलिनिटी वगैरह की मात्रा आपको अधिक देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि वहीं पे देखेंगे ठीक है, तो कैलाश सरोवर वगैरह भी जो कि फ्रेश वाटर के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। तो ऊपर बहुत अधिक वर्षा जाती ही नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना ही चलना होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ द टॉलेस्ट पीक इन इंडिया। अब इंडिया का देख पा रहे सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पे K2 है, उसके बाद है यहाँ पे कंचनजंगा, उसके बाद से यहाँ पे नंगा पर्वत, उसके बाद गसेरबूम वगैरह सब यहाँ पे। तो टॉप की जो पीक है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसको आपको ज़रूर देख के जाना ही जाना होगा।
यहाँ पे देख पा रहे सारा चीज़ मैंने बता दिया है कि किस तरीके से बना हुआ है। ये है ITSH है, ये है यहाँ पे STD है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा STD है, ये बना हुआ है यहाँ पे MCT, MBT, HFT, सब मैंने यहाँ पे बता दिया है पूरा पूरा। यहाँ पे वो टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसे भी आप लोग आसानी से, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जो एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ों को पूछा जा सकता है। देखिए सबसे ऊपर हमने क्या देखा हुआ था, सबसे ऊपर हमने देखा था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय का जो भाग देखा था हमने, जैसे कि नंबर 1 था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद देखा था हमने कैलाश रेंज। फिर देखा हमने बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय के बाद फिर देखा हमने लघु हिमालय को। लघु हिमालय में था जैसे कि पीर पंजाल के साथ साथ था एक धौलधर रेंज। अब ये ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय मैंने बताया था इसकी संरचना काफ़ी पुरानी है, मतलब जटिल है। तो यहाँ से ठीक है जो भी नदियाँ निकलती है, जैसे कि सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको संगपुर रिवर भी बोला जाता है। अब उसके बाद से इधर है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के बाद फिर से क्या आ जाएगा, इधर मैदान आ जाएगा। शिवालिक के बीच में वही है फिर भाबर, तराई, सब जो एरिया है ना यहाँ पे, भाबर, खादर, तराई सब है। उसके बाद मैदानी इलाका इधर आ जाएगा। मैदानी के बाद से फिर इधर भारत में प्रायद्वीपीय इलाका आ जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, प्रायद्वीपीय के बाद तटवर्ती इलाका आ जाएगा। तो तटवर्ती के बाद तो इधर नीचे देखेंगे तो इधर हिंद महासागर आ जाएगा। तो ऐसे कभी क्या होता है कि क्रम में यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो कि आपको हर एक एंगल से यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। देखिए मैंने बताया हुआ था, हिमालय का बाप का दर्जा दिया हुआ था। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से संचित होता, इतनी जलोढ़ मृदा से संचित मतलब वंचित होता, मिलता ही नहीं। इतना जो जलोढ़ मृदा जो मैदान बना हुआ, इन मैदानों में ऊपर से जो भी जलोढ़ मृदा जो आया हुआ है, सिंधु गंगा मैदान का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ठीक है क्षेत्र बना हुआ है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। देखिए कहीं से कोई समस्या नहीं, इसीलिए बोलता वीडियो को आप भगाइए मत। एक एक चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाया हूँ कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसून चला जाता, पता चलता कि सीधे क्रॉस कर जाता वो चाइना में, और साइबेरिया पवन सीधे भारत में आ जाती। भारत का टेम्परेचर ठंड के दिनों माइनस हो जाता। तो हर हाल में हिमालय का रोल बहुत बड़ा होता है भारत के संदर्भ में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब इस चीज़ को आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। यह है हिमालय का पूरा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? समतल मैदान को उत्तर भारत के क्षेत्र में कहा जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा देखिए भाबर। अब उप हिमालय क्षेत्र का मतलब क्या है कि जस्ट हिमालय से जो लगा हुआ क्षेत्र है। अब हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र कौन है? ये है बृहद हिमालय, ये है कह सकते हैं कि मध्य हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। और नदियों को यहाँ पे पूरी तरीके से जान मिल जाता है इसके ढलानों की वजह से। इतनी तीव्र ढलानों में हर जगह बड़े चट्टानों को काटते हुए यहाँ पे बहुत सारा जो अवसाद जमा कर देता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, यही होता है भाबर का जो क्षेत्र है, जो प्रायः नदियाँ यहाँ पे लुप्त हो जाती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? भाबर होगा। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि ये जो भाबर की जो मोटाई है लगभग देखा जाए तो 8 से 12 किलोमीटर ये मोटी है ऊपर देखा जाए। ठीक है, तो लगभग सिंधु नदी से लेके ये तीस्ता नदी तक के पूरा इसकी मोटी पैरत फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं मैदानी वाला इलाका के रूप में आप समझ सकते हैं। मैदानी मतलब क्या है? समतल यहाँ पे होना चाहिए, बस भरा हुआ है यहाँ पे।
जो भी यहाँ पे पत्थर वगैरह, ठीक है, छोटा मोटा सब भरा हुआ है। हिमालय का यहाँ पे पर्वतपदीय प्रदेश है। पर्वतपदीय, पर्वतपदीय का मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है पर्वतों के सहारे, पर्वतों के सहारे विस्तृत पठार, विस्तृत पठार। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हिमालय का जो पर्वतपदीय जो प्रदेश है, विस्तृत एक तरीके से कह सकते हैं पठार के रूप में यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि शिवालिक पहाड़, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, एकदम नीचे वाला इलाका है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे पर्वतपदीय प्रदेश का मतलब है पर्वतों के सहारे विस्तृत पठार। जैसे कि इसमें भाबर क्षेत्र भी आप शामिल कर सकते हैं, भाबर क्षेत्र भी आप शामिल कर सकते हैं। और भाबर क्षेत्र को यहाँ पे गिरिपद भी बोला जाता है, गिरिपद, ठीक है। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? कितना आसान जवाब है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हिमालय। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? मैंने बताया था आपको, शिवालिक जो श्रेणी का निर्माण हुआ था प्लायोसीन के तृतीय कल्प के यहाँ पे जो सेनोजोइक एरा था, सेनोजोइक एरा कह सकते हैं, सेनोजोइक एरा। और प्लायोसीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा, प्लायोसीन पीरियड। आज से कितना दिन पहले देखा जाए तो लगभग 5 से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पहले। यहाँ पे यही है, देख पा रहे हैं, ये है प्री कैम्ब्रियन। इसी प्री कैम्ब्रियन में माना जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय जो यहाँ पे, ठीक है, जो भारत है, जो भी चट्टान है यहाँ पे, इन सारी चट्टानों का लगभग प्री कैम्ब्रियन से ही निर्माण होना शुरू हो गया था। कुछ पैलियोजोइक में हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था इसी मेसोजोइक जो एरा है यहाँ पे, उसका क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। और बृहद हिमालय का निर्माण सेनोजोइक के, देख पा रहे हैं यहाँ पे, सेनोजोइक यही था पैलियोसीन एरा में, यहाँ पे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन तक आते आते मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और उसके बाद से प्लायोसीन तक आते आते शिवालिक पर्वत का यहाँ पे निर्माण हुआ। तो यही है सेनोजोइक एरिया, इसी को बोला जाता है यहाँ पे, देख पा रहे हैं पीरियड में टर्शियरी पीरियड है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे एज के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। पूरा पूरा मिलियन देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, मिलियन, ठीक है, मतलब काउंट करेंगे तो बिलियन चला जाएगा, इतना स्लो प्रोसेस होता है इसमें। शिवालिक श्रेणी की यहाँ पे ऊंचाई की क्या है? मैंने बताया था आपको, शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है 900 से लेके लगभग देखा जाए तो 1100 मीटर के बीच के आसपास है। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसकी ऊंचाई कम बेसी जरूर है, एक आइडियल कंडीशन माना गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, स्टार। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए पूरा मैंने बताया हुआ था कुमायूं हिमालय को लेके। इधर था सिंध नदी, उसके बाद सतलज नदी, तीस्ता नदी, काली नदी, ये है सतलज, ये है सिंधु नदी, ये था सतलज नदी, ये था काली नदी, और इधर हो जाएगा तीस्ता नदी, सिक्किम की तरफ तीस्ता नदी। और उसके बाद कौन सा नदी है इधर? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है यहाँ पे? कुमायूं हिमालय का संबंध किससे हो जाएगा? सतलज और किसके बीच? जो काली नदी के बीच है। सतलज मतलब उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पे, देख पा रहे हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। शैवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? मैंने बताया था भाबर क्षेत्र को, ठीक है, गिरिपद क्षेत्र वाला भी बोला जाता है। गिरिपद क्षेत्र का मतलब कि जहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर छोटे बड़े सब इकट्ठा हो गया है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, गिरिपद की स्थिति का। देख पा रहे हैं यहाँ पे यही है भाबर, इसी को आप मान सकते हैं गिरिपद का क्षेत्र। यहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो सकता है, आसान नहीं है, केवल कंकड़ पत्थर है। पर्यटन वगैरह देखेंगे लोग नंगे पाँव, ठीक है, ट्रैकिंग करने वगैरह के लिए यहाँ पे खूब जाते हैं। इसकी चौड़ाई है लगभग 8 से कहीं 12 किलोमीटर रहेगा, कहीं 16 किलोमीटर भी दिया रहेगा, ठीक है। सिंध से लेके यहाँ पे तीस्ता नदी के बीच इसकी चौड़ाई है।
जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख, गहरे खड्डा देखने के लिए कि नहीं मिलेगा, एकदम घाटी ही मिल जाएगा, गहरा खड्डा। यूँ घुमाव वाला नदी मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि मैंने बात किया इंडस रिवर की, सांगपो नदी की, ट्रांस जब हिमालय जब बना उसी समय से नदियाँ बह रही है। तो आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या जब बृहद हिमालय बना तो उस नदी को रोक नहीं दिया। देखिए हिमालय बन रहा है ना, ट्रांस हिमालय अगर बना हुआ है और यहाँ से जब इधर सिंधु नदी निकल रही है, ब्रह्मपुत्रा नदी निकल रही है, सांगपो नदी जिसे बोला जाता है, और इधर बड़ा जो बृहद हिमालय बन रहे हैं, तो अचानक थोड़े बन जा रहा है, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई यहाँ पे उठ रही है। और आपको पता है कि नदियाँ अपना मार्ग स्वयं बनाती है, तो नदियाँ उन्हीं घाटियों से होके, नदियाँ उन्हीं घाटियों से होते, उन्हीं पर्वत पठारों के क्षेत्रों से होके फाइनली वो ढलानी क्षेत्रों की तरफ ही जाएगी। और यही हुआ। जैसे कि ये दोनों जो नदियां हैं देखेंगे पूरी तरीके से बृहद हिमालय को क्रॉस करके ही ये भारत के क्षेत्रों में आके अपना जल गिराती है। तो समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी है। खासकर हम लोग जब बात करते हैं बृहद हिमालय की, लघु हिमालय की, तीव्र धार प्रवणता बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे आए दिन सुनते होंगे कि लोग जाते हैं पर्यटन में, पता चले कि कहीं से बोल्डर गिर गया, कहीं से भूस्खलन हो गया, तो समस्या होती है यहाँ पे। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सब, डी। 1, 2, 3 और 4 सब है यहाँ पे। नवीन मुर्दार पर्वत है हिमालय। देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की संरचना है। 3D में कितना खूबसूरत संरचना दिखाई दे रही है। कई समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी आपको दिखाई देगी, जिसकी ऊंचाई क्या है, लगभग कई सारी पर्वतों की ऊंचाई आपको समान भी देखने के लिए मिलेगी। ये है एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, 8,848। हालांकि अभी आपको एग्जाम में 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई देता है। यहाँ पे बताना है आपको कि नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो लगभग 2019 में तो चूँकि जम्मू और कश्मीर को आपको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिएगा, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख का क्षेत्र। लेकिन अब 4 रेंज दिया हुआ है, कितना आसान है, कोई दिक्कत है। ये है काराकोरम रेंज। अब इसी काराकोरम रेंज में देखेंगे तो भारत का जो सबसे जो कह सकते हैं कि ठंडा वाला स्थान है, सियाचिन वाला, यही है काराकोरम रेंज में है। यहीं से आपको LAC लाइन भी देखने के लिए मिल जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, सब इधर ही देखने के लिए मिल जाएगा। इधर एक टेरिटरी है जिस पे चाइना और पाकिस्तान दोनों का, मतलब कह सकते हैं कि दोनों का यहाँ पे कंट्रोल रहता है। यहाँ पे काराकोरम रेंज में बहुत सारा, चूँकि इसके मैंने बताया था एवरेज ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर के आसपास है, तो बहुत सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हिमनद क्षेत्र, हिमनद क्षेत्र ध्यान रखिएगा, हिमनद क्षेत्र। तो ये सारा जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय का भाग नहीं है, एकदम आपको क्लियर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा। पीर पंजाल के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे इधर, ठीक है, धौलागिरी, धौलधर रेंज भी हो जाएगा। चलिए, लघु हिमालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखिए लघु हिमालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच ही तो है। जहाँ पे एक तरफ देखा जाए तो MCT और एक तरफ क्या था, MBF, एक तरफ था MBF, यही था ना, यही था लघु हिमालय। लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और फिर था यहाँ पे बृहद हिमालय, और यहाँ पे क्या था, ITSZ, उसके बाद फिर था टेथिस हिमालय, तब जाके था ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये है बृहद हिमालय। तो यहाँ पे हो जाएगा बृहद हिमालय, और ये था इधर शिवालिक हिमालय के बीच। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B, शिवालिक और महान हिमालय के बीच। कमेंट करते रहे आप लोग। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित क्रम में से कौन सा सही क्रम है? अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कभी दे देगा
पूरब से पश्चिम दे देगा, कभी उत्तर से दक्षिण दे देगा, कभी दक्षिण से उत्तर दे देगा, कभी पश्चिम से पूरब दे देगा। किसी तरीके से पूछे, अगर मैप आपका क्लियर है तो कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। और अभी मैंने क्लियर पूरा पूरा करा दिया है। अभी तो सोचिए कि अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, तो जब मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरा पूरा डीपली मैं और अच्छे तरीके से कराता हूँ उसमें, ठीक है। चलिए, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा 15 का करेक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर, अब ये है साउथ टू नॉर्थ, तो नीचे आपको सबसे मिल जाएगा शिवालिक, उसके बाद लघु, उसके बाद फिर मिल जाएगा महान हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत का मतलब क्या है, जो नया नया बना है। ट्रांस हिमालय नया है नहीं, ट्रांस हिमालय पुराना पर्वत है, लेकिन जो बृहद हिमालय है वो तो नया है। तो बृहद हिमालय अर्थात यहाँ पे दिया है शिवालिक, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिवालिक। बाकी जो मैंने बताया था, इधर विंध्य रेंज हो गया, इधर अन्नामलाई हो गया, इधर यहाँ पे अरावली रेंज हो गया। अरावली रेंज तो बहुत ही मैंने बिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ है, सोच रहे हैं। अरावली पर्वत बहुत पुरानी, इसीलिए उसकी हाइट बहुत कम हो गई है। तो जितना भी ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पे, इसका निर्माण मैंने बताया था प्री कैम्ब्रियन के टाइम से यहाँ पे शुरू हो गया था। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर है, धौलाधर है, लद्दाख, काराकोरम। फिर वही चीज दे दी, आपको आ रहा है कि दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर जाना है हमको। ऊपर सबसे कौन है यहाँ पे, पकड़िए, ऊपर सबसे है यहाँ पे काराकोरम। काराकोरम लास्ट में 4 है। अब यहाँ पे देख पा रहे, उस सबसे ऊपर रेंज क्या है, काराकोरम है। ऐसा एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहीं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन है। उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी यहाँ पे कौन है। बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जा रहा है, कमेंट करते रहिए आप लोग। उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली, अब उत्तर दिशा से क्रम वाली, जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा, पीर पंजाल आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम श्रेणी आ जाएगा। यही उत्तर दिशा से क्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। मैंने पूरा बताया था पर्वत शिखर ऐसे करके बताया हुआ था। माउंट एवरेस्ट के किनारे था कंचनजंगा, यही था यहाँ पे। अब देखिए पश्चिम से क्या कर रहा है, पूरब से पश्चिम। जब भी एग्जाम में आए तो आप डायरेक्शन जरूर बताएं कि वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पूरब से पश्चिम, अर्थात पूरब से पश्चिम इधर। तो यहाँ पे सबसे पश्चिम में कौन था, यहाँ पे कंचनजंगा ही था यहाँ पे। और ऐसा देख पा रहे कंचनजंगा, अब 2 ऑप्शन, एक यहाँ है, इसके बाद यहाँ है। अब कंचनजंगा के बाद फिर जस्ट कौन था यहाँ पे, एवरेस्ट था। एवरेस्ट के बाद फिर कौन था यहाँ पे, अन्नपूर्णा था, धौलागिरी था। देखिए कितना आसान हो गया, रटेंगे शहीद हो जाएंगे। रट के फिर समस्या होगी ही होगी। एक बार समझ जाइए इमेज में, ठीक है, मतलब मैपिंग में बार बार उसका अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ऊंचाई के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। देख पा रहे सबसे ऊंचा है यहाँ पे माउंटेन, ठीक है, जो एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है, कंचनजंगा है, उसके बाद ठीक है लोत्से है, मकालू है। टॉप 3 हमेशा पूछा जाता है, याद रखेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है, सबसे नवीनतम नया कौन सी है यहाँ पे, अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकोई। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अजंता श्रेणी इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ, उसी तरीके से यहाँ पे कैमूर है, उसी तरीके से यहाँ पे पालकोंडा है, जो कि आपको सब इधर प्रायद्वीपीय भारत के तरफ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कैमूर दिख रहे हैं ना बिहार में इधर, तो बहुत पुरानी संरचना है। लेकिन हम जब बात करते हैं पटकोई श्रेणी की, तो ये नॉर्थ ईस्ट का मैंने सिंटेक्सियल बैंड से जब घुमा हुआ है इधर, तो वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी पटकोई श्रेणी। इस पटकोई श्रेणी में आपको कुछ पर्वतों को शामिल किया जाता है, कुछ रेंज को, जैसे कि जो गारो खासी जयंतिया इसी में शामिल किया जाता है। हालांकि इसको लेकर डिबेट है, कई सारे इतिहासकार भूगोलवेताओं को मानना है यहाँ पे कि गारो खासी जयंतिया किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का, लेकिन ये हिमालय से भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको वहाँ भी रखा जाता है। इसके अलावा पटकाई बूम देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान से देखते चलिए। पटकाई बूम की बात करें तो यही आपको नीचे मिल जाएगा, मिजोरम और
जो मणिपुर के क्षेत्र में आपको लगभग देखने के लिए मिल जाएगा। लुसाई पहाड़ी उसी के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मिजोरम और जो नागालैंड का एरिया है। पटकाई बूम थोड़ा और सा मतलब फैला हुआ है, असम नागालैंड की तरफ भी फैला हुआ है बड़े रूप में। तो यहाँ पे आप लोग मैप देख लीजिए, देख पा रहे हैं यही है पूर्वांचल रेंज, देख रहे हैं यहाँ पे यही है पूर्वांचल रेंज, यही है सिंटेक्सियल बैंड। जब यहाँ से ऐसे आया हुआ बृहद हिमालय नमचा पर्वत से तो ऐसे घूम गया हिमालय, और इसकी ऊंचाई क्या है, बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो मैंने एक पहाड़ी का अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, एक पहाड़ी जो था ना यहाँ पे लगभग क्या नाम था उसका, लुसाई की पहाड़ियाँ। इधर है पूरा पूरा पटकाई बूम कई सारे राज्यों में है, यहाँ पे लगभग त्रिपुरा में नहीं है, इधर सब है, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, इधर पटकाई बूम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है मिजो हिल्स, ऊपर है यहाँ पे नागा हिल्स, बरेल हिल्स, ये है पटकाई बूम, और इधर है गारो खासी जयंतिया। इधर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, यही है देख पा रहे हैं नमचा बरवा, यही है नमचा बरवा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, कौन नहीं था, मैंने बताया था अभी आपको, त्रिपुरा। बहुत इस साइड था, इधर बांग्लादेश के साइड था त्रिपुरा, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखेगा मिजो पहाड़ी से संलग्न है, मिजो पहाड़ी से संलग्न है यहाँ पे। ठीक है, त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, देखिए यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, और कैलाश के बाद फिर क्या आ जाएगा, बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और लघु हिमालय में फिर क्या है यहाँ पे पीर पंजाल है। इसके अलावा यहाँ पे धौलागिरी रेंज, धौलधर रेंज है यहाँ पे। तो ये जो इलाका है यहाँ पे, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी जम्मू और कश्मीर। इसके अलावा हिमाचल भी। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा कथन सही है। अटल टनल, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है जम्मू, और ये है कश्मीर, ये है कारगिल, ये है लेह। सबको ऐसे करके देखेंगे ना, यहाँ पे रोड के लिए बना दिया गया, और जहाँ जहाँ दुर्गम इलाका है, बहुत खतरनाक, जहाँ से मैंने कह सकते हैं कि बर्फ़ वगैरह जहाँ पे जम जाता है, तो वहाँ पे बनाया गया है जोड़ने के लिए अटल टनल, यहाँ पे बनाया गया है, अटल टनल बनाया गया है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा देखेंगे पूर्वी की तरफ, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल की तरफ स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्व इतना इम्पोर्टेंट है कि बता नहीं सकते, अगर ये नहीं होता तो फिर और बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, खासकर कश्मीर के क्षेत्रों की तरफ। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे आप लोगों ने मैप देखा, यही है, लेंथ लगभग 9.02 किलोमीटर। रूट है लेह मनाली हाईवे कहाँ था यहाँ पे, लगभग मैंने बताया था आपको, लेह तो चला जाएगा ऊपर, मनाली आ जाएगा जो पर्यटन के दृष्टिकोण से लघु हिमालय में। तो पूरा रोड बना हुआ है। 3 अक्टूबर 2020 को ऑपरेटर है यहाँ पे बोल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। किन दो पर्वत निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अभी मैंने बताया था पीर पंजाल, और पीर पंजाल में कौन सा पीर पंजाल? पूर्वी पीर पंजाल को ये पार करती है। नेक्स्ट, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? क्या पूछने वाली बात है। अब बृहद हिमालय होगा और कौन होगा? पीर पंजाल होगा। बृहद हिमालय होगा और पीर पंजाल होगा, याद करिए। ये है बृहद हिमालय, ये नीचे हो जाएगा कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, और ये है बृहद हिमालय। नंगा पर्वत यहाँ है, और फिर इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे,
तो ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल। और ये है पूरा पूरा कश्मीर का इलाका, जम्मू कश्मीर का। ये है जम्मू और ये है कश्मीर। चलिए, कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है कश्मीर घाटी? सब मैंने करा दिया है। कश्मीर घाटी स्थित कहाँ है? बृहद हिमालय था कि नहीं था, और पीर पंजाल के बीच। तो देखिए, बृहद हिमालय का नाम दिया है यहाँ पे हिमाद्री पर्वत। हिमाद्री पर्वत मतलब जो हिम से एकदम जम गया है, जो कि बृहद हिमालय ही है। और पीर पंजाल, रिपीट कर रहा है बार बार। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चीन का भाग है? देखिए, ऑक्साई चीन का जो भाग है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर आप देखने के लिए मिल जाएगा लद्दाख। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, लद्दाख पठार। और फिर आपको ऐसे मिलेगा LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इधर ठीक है POK है यहाँ पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से, यह है ऑक्साई चाइना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पे जो मैंने बताया था एक टेरिटरी है, जिसमें ठीक है टेरिटरेट यहाँ पे सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना। पाकिस्तान के द्वारा किसको दे दिया गया है? यहाँ पे चाइना को यहाँ पे दे दिया गया। पहले डिस्प्यूटेड था, लेकिन बाद में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया है। ये है कारगिल और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सोचिए, यहीं पे युद्ध हुआ था, टाइगर हिल्स युद्ध था। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? अब ऐसे प्रश्न आ रहा है, देखिए फटाफट लगाते चलिए। 8,850 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक तो मीटर दिया है, एक ए लिखा हुआ, एक एस लिखा हुआ और एल। इसका मतलब होता है 8,850 मीटर एबव सी लेवल, एबव सी लेवल। आप लोग रेलवे का सफ़र वगैरह करते होंगे तो देखते होंगे किनारे किनारे खासकर प्लेटफॉर्मों में लिखा रहता है कि इतना मीटर, इतना फीट लिखा रहता है, मीटर में जनरली दिया हुआ होता है। तो उससे ड्राइवर को भी अंदाज़ा चलता है ना कि हम जब जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो कैसा इलाका होगा, पहाड़ी वाला इलाका होगा, सपाट होगा, ढाल होगा, मैदानी वाला होगा। तो उसके हिसाब से ड्राइवर भी सब अपना मैनेज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एबव सी लेवल, एबव सी लेवल, चूँकि कोई भी ऊंचाई समुद्र के सतह से ही यहाँ पे नापा जाता है। हिमालय पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? देखिए, हिमालय जो पर्यायवाची है ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नाम और आ जाएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, चूँकि बृहद हिमालय के पार है, इसीलिए इसको यहाँ पे पार हिमालय भी बोल दिया जाता है, पार हिमालय भी बोल दिया जाता है। भारत में केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय। क्या 5 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय? खुद सोच के देखिए। हिमालय अगर वर्तमान में यूनियन टेरिटरी को छोड़ भी दे, जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़ भी दे, तो 5 राज्यों से अधिक में फैला हुआ है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एकदम देखते चलिए, उत्तराखंड, सिक्किम के साथ साथ जब नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मेघालय, नागालैंड के साथ यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा देख पा रहे 7 जो सिस्टर है, सब जगह यहाँ पे हिमालय जो सिंटेक्सियल बैंड से घुमा हुआ है, सब उसी का पार्ट है। तो इसीलिए एग्जाम में इस तरह की बोलता है कि गलती करें आप लोग, बोले कि हाँ 5 ही में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, लग रहा है आपको। देखिए इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, लेकिन कन्याकुमारी की तरफ देखेंगे तमिलनाडु का भाग, ये भी उसका कुछ भाग यहाँ पे आ जाता है पश्चिमी घाट के तरफ। तो 6 राज्य हो जाता है, ये भी गलत है। पुलकिट झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये भी सीमा बनाता है तमिलनाडु के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा, सॉरी। 2 राज्यों में है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है ये। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 3। यहाँ पे आप लोग देखिए, यही है पुलकिट लेक, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सीमा में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ तो आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश हिमालय का भाग नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यहाँ पे नवीनतम है? नया कौन सी श्रेणी है यहाँ पे? अभी मैंने बताया था अरावली, विंध्याचल, पूर्वी घाट, ये सब इसकी संरचना बहुत पुराने समय में यहाँ पे हो चुकी थी। हिमालय श्रेणी क्या है? एक नया है यहाँ पे। प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी घाट भी प्रायद्वीपीय भारत में ही शामिल होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम फिर से आ गया, देखेंगे हिमाद्री द्रोणी आ गया। यहाँ पे हिम को देखते मारिए, नया है ये। निम्नलिखित कथनों में से नीचे दिया दो कथन है, कथन और कारण। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है कि नहीं है? बहुत ही खतरनाक जोन बांटा गया है। सिस्मिक जोन इसमें देखेंगे आप लोग, सिस्मिक जोन तो बहुत हजार्डस जोन में, एक तो 5 जोन और 4 जोन में है, जहाँ पे 7, 8, 9, 10 इंटेंसिटी तक का अर्थक्वेक आ सकता है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। जो फॉल्ट जोन है, अब वहाँ पे हलचल होगी तो वहाँ पे जो प्राइमरी वेव है ये तो आएगी ही आएगी, लेकिन इससे भी खतरनाक कौन सा वेव आएगा? एस वेव। एस वेव, जो कि एस वेव में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य या फिर कह सकते हैं एक अनुप्रस्थ, एक होता है साउंड वेव की तरफ, साउंड वेव की तरफ, एक होता है ट्रांसवर्स वेव की तरफ, ट्रांसवर्स वेव की तरफ। खतरनाक कौन होता है? ट्रांसवर्स वेव वाला पी वेव बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ऐसे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो अनुदैर्ध्य उत्क्रम वाला क्षेत्र अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? सही है, इसीलिए भूकंप और क्या होता है? तेजी से आता है। तो कथन कारण की सही व्याख्या बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे जोन 5 में 10.79 है, जोन 4 में 17.49 है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे वेरी हाई रिस्क जोन यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, और बचने की संभावना यहाँ पे क्या है? बहुत कम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैसे ही देख सकते हैं आप लोग। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इम्फाल बेसिन। देखिए ये जो उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान का मतलब क्या है कि चारों तरफ पर्वत पठार से घिरा हो, बीच में अभी आप लोगों ने जब मैती कम्युनिटी जब चल रहा था हिंसा, खासकर मणिपुर की इम्फाल में हुआ था, राजधानी में हुआ था, तो उसका मैप आप लोगों ने जरूर देखा ही देगा। नहीं देखे होंगे तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल बीच में देखेंगे यही है इम्फाल, यही है मैदानी इलाका, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। और ठीक ऐसे ही आपको कश्मीर घाटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। कश्मीर घाटी जो कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन है। मुख्य जो हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, जीवाश्म में मिलता है। और एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि हिमालय के नीचे भी देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे भी आपको जो आग्नेय चट्टान का जिक्र मिलता है, आग्नेय चट्टान का जो जिक्र मिलता है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, मैंने बताया था। मरीन जो इकोसिस्टम है वहाँ पे पाया ही जाता है। याद करिए, ये था MBF और इधर था शिवालिक, यहाँ था HFF। मैंने बताया था ये वाला भाग क्या था? धंसा वाला भाग था। और यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, जो भी मछलियाँ जीव जंतु सब यहाँ पे मौजूद थे, जो बाद में चल के क्या हो गए? धंस गए। तो नीचे गए हैं तो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनका जीवाश्म? बिल्कुल मिलेगा। दूसरा भी सही है, पहला गलत है। बाएं हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता का अवशेष मिले। देखिए अभी प्रश्न है, आपको हिस्ट्री में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। बुर्ज होम एवं गुफकराल, कश्मीर में स्थित बुर्ज होम में अप गुफकराल में मानव सभ्यता का अवशेष मिलता ही मिलता है। देखिए ज्योग्राफी में कैसे हिस्ट्री को शामिल कर लिया। अब ऐसे में देख पा रहे हैं ये सब यूपीएससी के द्वारा प्रश्न बनाया जाता है। ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इंटरलिंकिंग स्टडी नहीं किया हुआ है, तो फिर गलत करके आएंगे। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3। हिमालय के किस भाग पर करेवा, ध्यान से देखते चलिए, करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा जो भू आकृति पाई जाती है किस में पाई जाती है? ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको कश्मीर हिमालय। करेवा का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, करेवा का मतलब होता है यहाँ पे तलछट का जहाँ पे निक्षेप हुआ है, तलछट का जहाँ निक्षेप हुआ है। और इस करेवा वाले भूमि में बड़े मात्रा में जाफरन की खेती की जाती है, जाफरन की खेती की जाती है। सीढ़ीदार टाइप का जो खेत है, समझ सकते हैं, तलछट है, निक्षेप वहाँ पे जमा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड।
कैलाश पर्वत। इसका करेक्ट उत्तर हो जाए क्या? तिब्बत। तिब्बत याद करिए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, और यही था कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत। ठीक है, इसी को तो बात की जाती है ना कि कैसे कैलाश पर्वत को उठा के कहाँ ले आओ? भारत में ले आओ। ठीक है, घोषणा कर दो कि भाई धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश भारत का अभिन्न अंग है। जबकि कैलाश देखा जाए तो ध्यान रखिएगा पार है, हिमालय पार है यहाँ पे। ठीक है, पार हिमालय में है, पार हिमालय में अर्थात ट्रांस हिमालय में है। तो ठीक है फ्रेंड, मेरे ख्याल से इतना बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इसको कल देखेंगे हम लोग, देख पा रहे हैं यहाँ पे। कल देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी आज समय लग गया, क्योंकि हिमालय की पूरी संरचना को समझाना था। अभी भी मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से उसको समझाया हुआ है। आगे जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो उसको मैं और डिटेल करूंगा, लेकिन ये तो उतना से आपका अंदाज़ा है कि जो भी प्रश्न देख रहे हैं आप, एक झटके में कैसे सही हो रहा है, तो सारे प्रश्न वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग कंटिन्यू से वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।